Hello everyone and welcome back to ZA Academy. My name is Sabur Ahmed Khan and today I am going to deliver a lecture, a very important topic for the entrances like BA, BBA, MBA. हर जगह ये टॉपिक पूछा जाता है and the name of the topic is monetary policy. अब आज हम लोग बेसिक, मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. पहले तो ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस टॉपिक की रिलेवेंस क्या है, जो हम लोग एंट्रेंस पढ़ने वाले, जो जितने हमारे एंट्रेंस हैं BA, BBA, MBA, उसमें इसकी रिलेवेंस क्या है. फिर ये इन जनरल ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है और क्या ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जहां से सवाल पूछता है. बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं और मॉनेटरी पॉलिसी स्पेशली एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है अपने आप में जिसके इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इसके के लेवल पे भी इसके इंपैक्ट होता है और अगर आप माइक्रो लेवल पे जाओगे वहां पे भी इसका इंपैक्ट आता है. लेकिन हमें इस सब में नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये वाली चीज देखनी है कि क्या रिलेवेंट है हमारे एंट्रेंस के लिए. राइट, हमारा एंट्रेंस मतलब BA, BBA और MBA. तो स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में. देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी को अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें, मॉनेटरी मींस मनी और पॉलिसी आप जानते हैं पॉलिसी क्या होती है, किसी भी चीज की गाइडलाइंस तैयार करना, एक फ्रेमवर्क तैयार करना कि कैसे चीजें चलेंगी, उसको पॉलिसी बोला जाता है. और मॉनेटरी मींस मनी. क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी या क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मनी? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी देश का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि उसके पैसे पे उसका कंट्रोल होना चाहिए. कितना पैसा उसकी मार्केट में चल रहा है, कितना लोगों के पास पैसा है, कितना बैंक के पास पैसा है, कितना सेंट्रल बैंक के पास पैसा है. सेंट्रल बैंक माने जैसे हमारे इंडिया में RBI होता है. ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है होना हमारे पास. रीजन क्या है इस डेटा का इंपॉर्टेंस होने का? कि सर तभी तो मैं बता पाऊंगा कि गरीबी कितनी है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि मार्केट में पैसा लोगों के पास कितना है. शायद उनको ज्यादा पैसे की जरूरत है, नहीं, उनके पास ज्यादा ही पैसा आ गया है तो शायद कम पैसे की जरूरत है, या फिर उनके पास ठीक पैसा है जितना होना चाहिए, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे पैसा देना है जनता को, ना ही जनता से पैसा लेना है. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आपने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे देखा होगा, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो न्यूज आई थी कि जितना पैसा पब्लिक के पास था उससे भी ज्यादा वापस आ गया. अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर 100 रुपए जनता के पास है और आपके पास 110 रुपए वापस आ जाए. ये तो दो ही तरीके से हो सकता है, इधर आपके पास फेक करेंसी आ गई वापस, दूसरी चीज आपके पास डेटा ही गलत था कि जनता के पास 100 नहीं 110 ही रुपए थे और जब वो वापस आए तब आपको पता लगा 110 रुपए थे. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आइए मॉनेटरी पॉलिसी शुरू करते हैं. क्या पढ़ने वाले हैं आज बेसिकली मैं आपको बता देता हूं. इसमें पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं. क्या डेफिनेशन है मॉनेटरी पॉलिसी की? डेफिनेशन है प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है मॉनेटरी पॉलिसी, जस्ट अ सेकंड, एक ऐसा प्रोसेस है मॉनेटरी पॉलिसी जिससे सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. जो हमारे सेंट्रल बैंक होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं? मनी सप्लाई. अब आप पूछोगे सर मनी सप्लाई क्या होती है, तो मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूं मनी सप्लाई क्या होती है. इंटरेस्ट रेट, जो कि आपने अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक्स में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चल रहे हैं. ठीक है, ये वाला बैंक इतने % पे लोन दे रहा है, वो वाला बैंक उतने % पे लोन दे रहा है, ये सारी चीज. और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को आप सब जानते हैं, बचपन से हमने सुना है, इन्फ्लेशन का माने होता है महंगाई. द जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, जो भी आपका प्राइस चल रहा है किसी भी सामान का, उसके प्राइस लेवल में जब जनरल इंक्रीज आ जाता है, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन. ठीक, तो क्या करता है? प्रोसेस है जिससे सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है. कैसे करता है ये आगे देखते हैं. ठीक है, इंडिया में कौन बनाता है? RBI. इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक कमेटी है अपनी जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. इस कमेटी के बारे में भी मैं आपको एंड में बताऊंगा. पहले ये देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली क्या कर रही है. ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड. यस, द मनी सप्लाई, मैंने आपसे पूछा था, मैंने अभी आपसे कहा था कि आप पूछोगे कि मनी सप्लाई क्या होती है. तो मनी सप्लाई का मतलब होता है कि जितना भी पैसा, इट इंक्लूड्स ऑल द कैश इन सर्कुलेशन. सर्कुलेशन मतलब, एक सेकंड रुक जाइए, हो सकता है आपको विजिबल ना हो ठीक से, गिव मी अ सेकंड. हाँ, ऑल द कैश, जो भी आपका सर्कुलेशन में है, जनता के पास कैश है, बैंक्स में जितने आप लोगों ने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, और जो अकाउंट दैट द अकाउंट होल्डर कैन इजीली कन्वर्ट इनटू कैश,
वो पैसा जो आपकी जेब में रखा हुआ है या फिर आपके बैंक में रखा हुआ है, जिसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी जॉब चली गई, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं, मेरी जॉब चली गई, तो क्या मेरी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी या मनी सप्लाई घट जाएगी? तो सर अगर मेरी जॉब गई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जॉब है और वो जॉब चली गई, तो क्या होगा मनी सप्लाई का? मनी सप्लाई मेरी घट जाएगी। और अगर मेरे पास जॉब आ गई तो मेरी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ये हुई एक इंसान की बात। इसी तरीके से देश में जब लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा होता है, जॉब से आ रहा होता है, किसी भी जरिए आ रहा होता है, बिजनेस से आ रहा होता है, तो कहते हैं मनी सप्लाई बढ़ गई है। अब हमें क्या कंसर्न है मनी सप्लाई का, आगे देखते हैं। और जब पैसा नहीं होता है तो बोलते हैं कि मनी सप्लाई घटी हुई है, इस वक्त लोग खर्चा कम कर रहे हैं, सप्लाई में जो पैसा है वो कम हो चुका है। ठीक, ये बात हमको समझ में आ गई कि मनी सप्लाई एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, उसके बाद सिक्योरिटी क्या चीज होती है? ठीक, सिक्योरिटी क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कई बार सुना होगा इन सारी चीजों के बारे में, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, बहुत सारी चीजों के बारे में सुना होगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड, ये सब सुना होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं सिंपल टर्म्स में। देखो, आपने कोई दुकान पे अपना सामान ठीक होने के लिए दिया, या फिर अपने कपड़े आपने ड्राई क्लीन होने के लिए दिए, तो आप अपने कपड़े उसको दे देते हो और वो बदले में आपको एक रसीद दे देता है। ये रसीद है, ये रसीद आप लेकर जाइए और दुकान वाले को दीजिए। दुकान वाला 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी उसने दुकान वाले ने आपको बुलाया है, आप उसको रसीद देंगे, वो आपको आपके कपड़े वापस कर देगा। तो जो रसीद होती है ना, रिसीट जो होती है, वो एक सिक्योरिटी होती है कि जब भी मैं ये रसीद लेके जाऊंगा दुकान वाले के पास, तो वो मुझे मेरे कपड़े वापस कर देगा। तो सिक्योरिटी इज नथिंग, सिक्योरिटी इज जस्ट अ रिसीट। वो एक रसीद होती है, एक रिसिप्ट होती है, जिससे कि आप अपनी चीज वापस ले सकते हो। तो सर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं सिक्योरिटी, क्योंकि आगे मैं आपसे बात करूंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये वो बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा। तो जब भी मैं आपसे सिक्योरिटी का जिक्र करूं, आप सिर्फ इतना इमेजिन करिएगा कि एक पीस ऑफ पेपर है जिसपे लिखा हुआ है कि सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम सबूर है और मैंने किसी को 1000 रुपीज दिए और उसने मुझे बोला कि वो 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, वो मुझे 1000 रुपीज वापस कर देगा। तो अगर मैं ये बात एक पेपर पे लिख दूं तो ये सिक्योरिटी हो गई। फिर ये मेरे पास रसीद आ गई कि सबूर ने 1000 रुपए दिए और 2 दिन बाद उसको 1000 रुपए वापस मिल जाएंगे। ठीक, तो इस चीज का जिक्र होगा, मैं आपको बता देता हूं। ठीक, एक और चीज जो मुझसे मिस हो गई, सॉरी फॉर दैट, मैं आपको मनी सप्लाई की एक और चीज बताता चलता हूं साथ साथ, जो आगे आके आपको बहुत हेल्प करेगी कि मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक शॉप है, यहां पे एक शॉप है, इस शॉप वाले के पास एक आईफोन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, यहां पे 10 लोग हैं, 10 पीपल। ठीक, आईफोन की प्राइस कितनी है? मैं यहां पे आईफोन की प्राइस लिख देता हूं, लेट से आईफोन की प्राइस है 50,000 रुपीज। ठीक, अब यहां पे 10 लोग हैं, 10 लोग में से सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसके पास 50,000 रुपीज है, और बाकी के जो 9 लोग हैं उनके पास 50,000 रुपीज नहीं है, नॉर्मल पैसे हैं। अब ये इंसान जाएगा, पैसा देगा और यहां से आईफोन परचेज कर लेगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिंपल। ठीक, सर इसमें क्या लॉजिक है? मैं आपको अब इसमें लॉजिक बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए कि मैं किसी भी तरीके से इन 10 के 10 लोगों को 50,000 रुपए दे दूं, कि यहां पे 9 लोगों के पास नहीं थे पैसे, सिर्फ एक इंसान के पास थे। मैंने क्या किया, ऑल 10 पीपल, जितने भी ऑल 10 थे, मैंने सबको यहां पे 50,000 रुपए दे दिए। अब ये सारे के सारे लोग इस आईफोन को खरीदने की कोशिश करेंगे, सारे के सारे लोग इस आईफोन को खरीदने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा इस आईफोन का, इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। और ये आईफोन किसको मिलेगा? ये आईफोन मिलेगा सर उस इंसान को जो सबसे ज्यादा पैसे देगा। मतलब 50,000 की जगह कोई बोलेगा कि मैं 55 देने को तैयार हूं, हो सकता है कोई बोले मैं 60,000 देने को तैयार हूं। जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसको आईफोन मिल जाएगा। अब आप ध्यान से 2 कॉन्सेप्ट रेट करने की कोशिश करिए। देखिए, ये आईफोन का प्राइस पहले 50,000 था, अब सपोज करो ये 60,000 में बिक रहा होगा, इसके प्राइस बढ़ गए क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी डिमांड करने लगे। तो आपने एक चीज नोटिस करी आप कि यहां पे मनी सप्लाई कम थी,
दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इस वाले केस में मनी सप्लाई कम थी तो नॉर्मल प्राइस चल रहा था। यहां पे मैंने सारे के सारे लोगों को 50,000 रुपए दे दिए तो मनी सप्लाई बढ़ गई। अब जब मनी सप्लाई बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली आईफोन का प्राइस भी बढ़ गया। तो मतलब जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो क्या आएगी मार्केट में? महंगाई आएगी। इसीलिए मैं एक चीज कह सकता हूं दैट मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब आप लोग पहली वाली स्लाइड को एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इस वाली स्लाइड को पूरा। अब इसके बाद आप पहली वाली स्लाइड पे रेफर करिए जहां पे मैंने एक बात आपको बताई थी दैट हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका काम होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो सर इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करते हैं? या तो पैसा लोगों को, अगर इन्फ्लेशन कम चल रहा है, मुझे महंगाई बढ़ानी है, मैं ज्यादा पैसा दे दूंगा, और अगर मुझे सप्लाई घटानी है तो मैं लोगों से पैसा छीन लूंगा। सर बहुत अच्छी बात बता दी आपने कि लोगों से पैसा छीन लूंगा, लोगों को पैसा दे दूंगा, बट रियलिटी में ये पैसा छीनना और पैसा लेना देना होता कैसे है? अब हम आने वाले हैं अपने फंक्शनिंग पे कि ये करती कैसे है। देखो यहाँ पे एक स्लाइड भी मैंने दे दी ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्दो एंट्रेंस में कभी पूछा नहीं जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ राइटिंग कि आपको ये ना लगे कि सर ने स्किप कर दिया, तो प्राइस स्टेबिलिटी इससे मैनेज करी जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट फ्लो, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एंट्रेंस में, आपके लेवल के एंट्रेंस में कभी ये वाले पॉइंट्स नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल है तो एक बार आप ये वाली चीज देख सकते हैं, ठीक। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, हम मॉनेटरी पॉलिसी से ये सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं। अब बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं पैसा छीन लिया, पैसा दे दिया, ये होता कैसे है? कोई टूल तो होता होगा ना। जैसे मुझे एक, मेरे पास चोबा है जिसको मुझे दीवार में अंदर ठोकना है, ठीक है, पुश करना है दीवार के अंदर। तो सर कहने में तो कितना अच्छा लग रहा है ना कि उसको दीवार में लगाना है, चोबे को दीवार से निकालना है, बट कोई टूल तो लगता होगा ना उसके लिए, हैमर या कोई भी टूल लगता होगा ना जिससे मैं चोबे को रखूंगा और ठक 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 करके मारूंगा, चोबा अंदर चला जाएगा और फिर उसको बाहर खींच लूंगा। ये टूल है। जैसे कि मुझे स्विमिंग करनी है तो उसके लिए मुझे कैप लगेगा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम लगेगा, हर चीज के टूल्स होते हैं। इसी तरीके से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के भी कुछ टूल्स होते हैं। इन टूल्स के जरिए हम मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओएमओ। ये सिर्फ आपके देखने के लिए स्लाइड है, अभी आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है इसमें से अगर आपने कभी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ी है, बट आप एक बार देख लीजिए। और ये यहाँ पे कुछ करंट रेट्स लिखे हुए हैं, ये भी आपको कोई सेंस नहीं बनाएंगे अभी, लेकिन जब हम अपनी पूरी पीपीटी कंप्लीट कर लेंगे तब आप इस स्लाइड पे वापस आएंगे, फिर आपको पता लगेगा कि इन सारे पॉइंट्स का मतलब क्या था, ठीक। तो एक बार इसको देख लेते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, इनको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली, ठीक। अब आता है रेपो रेट पे। अब देखो सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है एक रेपो रेट की, मेंशन्ड है यहाँ पे। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माने आरबीआई लोन देता है। पैसा किसको देता है? कमर्शियल बैंक्स को। जैसे कमर्शियल बैंक आपको नजर आ रहा है, बैंक, यहां से आरबीआई इन बैंक को पैसा देता है। तो सर इसकी क्या यूटिलिटी है? तो सर इसकी यूटिलिटी हम समझते हैं अगले वाले स्लाइड पे। देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका आरबीआई आ गया और यहां पे आपके आ गया नॉर्मल बैंक, जो बैंक आपके होते हैं, जिन बैंक का आपने लाइफ में कभी भी नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा, ये सारे बैंक्स हैं, ठीक। और ये आपका आरबीआई है। अब ये बैंक जो होते हैं ना, ये फर्दर आगे लोन देते हैं लोगों को, ठीक। अब जब लोन देते हैं तो इसी लोन से लोगों के पास पैसा आता है, इसी लोन से लोगों के पास पैसा आता है। लोन माने मनी, जनता को लोन देते हैं। अब मानो आरबीआई को एकदम सडनली रियलाइज होता है कि लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ रहा है। क्यों जरूरत से ज्यादा पैसा आ रहा है लोगों के पास? क्योंकि ये जो बैंक लोगों को लोन दे रहे थे ना, ये एक इंटरेस्ट रेट पे दे रहे थे, जो इंटरेस्ट रेट था 2% अज्यूम कर लेते हैं। तो आरबीआई को रियलाइज, अब मैंने पिछली वाली स्लाइड में क्या पढ़ाया था, 2% पे जब लोगों को लोन मिलेगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा पैसा आएगा। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था मनी सप्लाई का क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई के बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है महंगाई होना, इन्फ्लेशन होना। अब 2% पे लोग पैसा ले रहे हैं और बहुत महंगाई बढ़ रही है। अब आरबीआई को सडनली रियलाइज होता है कि इसको रोकना है महंगाई को। अब महंगाई को कैसे रोकें?
आप लोगों से पैसा वापस लीजिए, या फिर जो लोग पैसा ले रहे हैं उनको डिमोटिवेट करो कि पैसा ना लें। वो इसे करने का क्या तरीका है? अब आरबीआई ने बैंक से बोला देखो भाई, तुम 2% पे लोन दे रहे हो क्योंकि तुम्हें हम सस्ते में पैसा दे रहे हैं, हम लोग तुम्हें पैसा सस्ते में दे रहे हैं, इसलिए तुम आगे सस्ता पैसा दे रहे हो। सस्ता माने फॉर एग्जाम्पल आरबीआई इनको 1% पे दे रहा था पैसा, ये आगे 2% पे दे रहे थे, बीच में 1% कमा ले रहे थे। अब आरबीआई ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको हम लोग पैसा देंगे एट द रेट ऑफ 5%। अब बैंक आगे 2% पे दे सकते हैं क्या? अब आगे बैंक 2% पे पैसा नहीं दे सकते, तो बैंक आगे पैसा देंगे एटलीस्ट, अगर यहां पे 5% पे पैसे ले रहे हैं तो एटलीस्ट 6 to 7% पे बैंक्स आगे पैसा देंगे पीपल को। अब जो पहले लोग लोन ले रहे थे, जिनको इजीली अवेलेबल था लोन 2% पे, क्या उतने ही लोग लोन लेंगे अब जब 6 to 7% पे उन्हें लोन मिलेगा? अब ये जाहिर सी बात है कि ये जो लोग पहले बहुत ज्यादा लोन ले रहे थे, सॉरी, ये जो लोग बहुत ज्यादा लोन ले रहे थे पहले, बढ़ा हुआ था एकदम लोन, अब यहां पे लोन कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, लोग लोन कम लेंगे। अब जैसे ही लोन कम हुआ माने मनी सप्लाई भी कम हो गई लोगों के पास, लोगों की जेब में पैसा कम है, इससे क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर एमबीए लेवल पे, बीए लेवल पे इतना क्या डिटेल में जाने की जरूरत है हमको कि लोन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं क्यों हमें जानने की जरूरत है। एमबीए में पीवाईक्यू आया था एक, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसमें पूछा था व्हाट विल हैपन टू द इन्फ्लेशन, और मैं शायद मिस कर रहा हूं, एक चीज पूछी थी, या तो इन्फ्लेशन या मनी सप्लाई। व्हाट विल हैपन टू द इन्फ्लेशन अगर हम रेपो रेट बढ़ा देंगे? जैसे यहां से रेपो रेट था कम, हमने बढ़ा दिया, तो देखो क्या होगा। अब हमने रेपो रेट बढ़ा दिया, पूछ रहा था कि इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा, तो अगर मैंने यहां से रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट पे आगे आपको लोन दे रहे हैं, ठीक है, लोन जो आपको दे रहे हैं जिस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, वैसे मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, मुझे यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट रेट लिखना चाहिए। अब जब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा तो आगे लोग लोन कम लेंगे, जब लोन कम लेंगे लोग तो आगे आपकी मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, और जब आपकी मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो आपका इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ठीक, ये वाली चीज, ये सवाल एमबीए के पीवाईक्यू में पूछा गया था। हो सकता है जिस हिसाब से हमारे एंट्रेंस प्रोग्रेस कर रहे हैं, कल को आपको ये सवाल बीबीए और बीए एंट्रेंस में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं एमयू में। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैंने रेपो रेट यहां पे बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन कम हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं डायरेक्टली? दैट रेपो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। अब आप खुद खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रेपो रेट बढ़ाने पे इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो रेपो रेट घटाने पे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे। जैसे कि आपके दिमाग में ये वाली बात आ सकती है कि सर ऐसा कभी होता है कि गवर्नमेंट चाहती है लोगों के पास ज्यादा पैसा चला जाए? बिल्कुल होता है। कोविड आया था, लोगों ने पैसे खर्च करना बंद कर दिए थे, बिल्कुल, लोग खर्च ही नहीं कर रहे थे आगे पैसा। तो अगर मैं पैसा खर्च करके कोई आगे मोबाइल नहीं खरीदूंगा तो मोबाइल वाले की कमाई नहीं होगी, वो फर्दर आगे गाड़ी नहीं खरीदेगा, वो गाड़ी वाले की कमाई नहीं होगी, गाड़ी वाला आगे खर्च नहीं करेगा, तो पूरी इकॉनमी बंद सी हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी कि लोगों को सस्ते सस्ते लोन्स दो। अब सस्ते लोन जब गवर्नमेंट दे रही थी लोगों को, तो लोग पैसा खर्च कर रहे थे, इससे क्या हो रहा था? हमारी मनी सप्लाई बढ़ जा रही थी। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई हो। एक बार मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसकी मैकेनिज्म समझने के लिए कि कैसे आरबीआई ने पहले सस्ते में लोन दिया तो जनता को सस्ते में लोन मिला, अब आरबीआई ने बैंक्स को महंगा लोन दिया तो आगे भी महंगा लोन मिला। राइट, ये हो गया आपका रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट को रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा एमयू में पूछ लेता है कि रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हैं। और अगर आपके दिमाग में ये वाला सवाल आ रहा है कि इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट क्यों बोलते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सही लाइन पे जा रहे हैं। मैं आपको बस जल्दी से बता देता हूँ उसको रीपर्चेज एग्रीमेंट क्यों बोलते हैं। क्योंकि आरबीआई जब पैसा देती है ना, आरबीआई जब पैसा देती है बैंक्स को पैसा देती है आरबीआई, तो यहाँ पे बदले में सिक्योरिटी ले लेती है, ठीक है, और फिर बाद में हम वापस कर देते हैं सिक्योरिटी। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप किस तरीके से अपने कपड़े ड्राई क्लीन पे करने देने जाते हो, सेम वाला एग्जाम्पल अप्लाई होगा। अभी तो आरबीआई ने पैसे दे दिए और सिक्योरिटी इनसे ले ली, 2-3 दिन बाद जब पैसे पूरे हो जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से आरबीआई वापस इनको सिक्योरिटी दे देगी और इनसे पैसे वापस ले लेगी, सिंपल। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, रेपो रेट वो रेट था
जिसपे आरबीआई पैसा दे रही थी बैंक्स को। अब जब आरबीआई पैसा वापस मांगती है बैंक से कि मुझको पैसा वापस दो, आरबीआई कहती है, अभी तो आरबीआई ने पैसा दे दिया, अब आरबीआई बोलेगी कि मुझे पैसा वापस चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, सिंपल। ठीक, इसमें कुछ समझने की ज्यादा जरूरत है नहीं, जिस रेट पे दे रही थी रेपो रेट और जिस रेट पे वापस ले रही है वो रिवर्स रेपो रेट। चलिए, ये दो टूल हो गए आपके, जिन टूल के हिसाब से क्या होता है, आरबीआई हमारा पैसा मैनेज करती है कि जनता के पास कितना पैसा जा रहा है, उसी हिसाब से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता है। अब आ गया कैश रिजर्व रेशियो। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? कैश रिजर्व रेशियो एक सर्टेन परसेंटेज होता है किस चीज का, जो टोटल कैश बैंक्स के पास होता है, जो टोटल कैश बैंक्स के पास होता है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ कैश बैंक्स जमा करवाते हैं आरबीआई के पास। ये परसेंटेज कौन फिक्स करता है? आरबीआई, और टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। तो सर आइए इसको भी समझ लेते हैं, इसकी वर्किंग भी समझ लेते हैं कैसे काम करता है। अब देखो, आप एक अकाउंट होल्डर हो, ठीक है, आप एक अकाउंट होल्डर हो, आपका एक अकाउंट है, नॉर्मल पर्सन हो, आप एक पर्सन ए हो आप, ठीक। आपने कुछ पैसे कमाए और आपने बैंक में जाके वो पैसे जमा करा दिए, लाइक 100 रुपए आपने जमा करा दिए। अब सपोज करो बैंक ने ये 100 रुपए, पूरे के पूरे 100 रुपए, बैंक ने ये पूरे के पूरे 100 रुपए दे दिए किसी और इंसान को लोन पे, और ये इंसान भाग गया, तो आपके 100 रुपए तो गए ना। आप जैसे कितने लोगों के जो पैसे जमा थे वो चले जाएंगे सारे। तो आरबीआई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि यार तुम्हें 100 रुपए मिले और तुमने 100 के 100 रुपए आगे लोन पे दे दिया। आरबीआई कहता है नहीं, देखो इसके लिए आरबीआई ने क्या काम किया, आरबीआई ने कहा आपके पास पैसे गए, यहाँ पे आप बैंक को बहुत बड़ा, आप बहुत बड़े बैंक हो, आपके पास 100 रुपए आए, तो आप इस 100 रुपए में से 10 रुपए तो अलग रख दो, बिल्कुल बिल्कुल 10 रुपए अलग रख दो, ये आप किसी को नहीं दे सकते, ये पैसे आप जमा करवाओगे आरबीआई के पास, ठीक। और बाकी इसमें से जो 90 रुपीज बचे, ये आप लोन दे दो। सर तो इससे इससे महंगाई पे क्या असर पड़ गया? इससे तो महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ा, ये तो आरबीआई हमारी सेफ्टी के लिए कर रहा है ताकि कोई हमारे पैसे लेके ना भाग जाए। देखो क्या असर पड़ा इससे महंगाई पे। अगर सपोज करो लोगों को लोन मिल रहा है, 90 रुपीज का लोन मिले जा रहा है लोगों को, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, आरबीआई को रियलाइज हो रहा है यार लोगों के पास तो बहुत पैसा आ गया, इनका पैसा कम करो। तो आरबीआई पता है क्या बोलेगा? आरबीआई बोलेगा सुनो सर, जो आपके पास 100 रुपए आ रहे थे ना, आप उसमें से कितने रिजर्व में रख रहे थे? 10 रुपए, और 90 रुपए का लोन दे रहे थे। नहीं, आज से आप यहाँ पे 30 रुपीज रखो रिजर्व में, और आगे 70 रुपीज का लोन दो। ऑटोमेटिकली लोन कम हो गया। लोन कम माने मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम का मतलब इन्फ्लेशन कम। हो सकता है गवर्नमेंट को लगे कि 70 रुपए लोन कम है, लोन ज्यादा चाहिए, तो ये भी कर सकती है आरबीआई, बोल देगी कि सर आप एक काम करिए, सिर्फ 5 रुपए रिजर्व में रखिए और बाकी 95 का लोन दे दीजिए। और अगर ये वाला केस होगा तो मनी सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई का बढ़ने का मतलब है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई भी बढ़ जाएगी। बस ये मतलब है इसका। तो मैं कह सकता हूं सीआरआर, तो मैं क्या यहां से डिड्यूस कर सकता हूं कि सीआरआर जब भी बढ़ेगा, मनी सप्लाई हमेशा घटेगी और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी घटेगा। अपोजिट क्या होगा इसका? सीआरआर जब भी घटेगा, मनी सप्लाई हमेशा बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? कैश रिजर्व रेशियो, इसमें कुछ परसेंट ऑफ पैसा हम आरबीआई के पास रखवाते हैं। बहुत ही इजी है, अगला कॉन्सेप्ट तो इससे भी ज्यादा इजी है। यहां पे बैंक्स आरबीआई के पास कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा रखवा रहे थे। इस केस में क्या होगा? बैंक्स क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक्स, मतलब यही सब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जितने बैंक्स के आपने नाम सुने यही वाले बैंक्स क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक से करते हैं, एक सर्टेन परसेंटेज जो उनके पास एसेट्स होते हैं लाइक कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये क्या करते हैं? रिजर्व कर लेते हैं। किसके पास? आरबीआई के पास नहीं, अपने ही पास। सर अपने पास का क्या मतलब है?
अपने पास का सिंपल सा मतलब है, जस्ट अ सेकेंड, अपने पास का सिंपल सा मतलब है, ओके एक सेकेंड, आई जस्ट मिस्ड अ स्लाइड। मैं आपको, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे छोड़ा नहीं था स्पेस, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अपने पास का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैंक है, बैंक के पास 1,000 रुपए की गोल्ड और कैश वगैरह सब पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज पड़ी हुई है। अब आरबीआई बोलेगा कि इसका कुछ परसेंटेज आप अलग हटा के रख दो, रिजर्व कर दो, ठीक है। तो जैसे कि आरबीआई बोलेगा इसमें से 10% हटा दो, तो 10% कितना हो गया इसका, 100 रुपये। 100 रुपये इसके अलग हटा के रख दो और बाकी 900 का आप लोन दे सकते हो। तो बस एसएलआर में और सीआरआर में एक ही फर्क है। एसएलआर मतलब स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो में एक ही फर्क है कि एसएलआर में आपको अपनी गोल्ड और भी आपकी जो एसेट्स हैं आपके, उनका एक पोर्शन हटा के अपने ही पास रिजर्व में रख लेना होता है, और सीआरआर में आपको अपने पास जो अपना कैश है उसका एक पोर्शन उठा के आरबीआई के पास रख देना होता है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये हमने कितने टूल पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो और स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, 4 पढ़ लिए हम लोगों ने। अब आखिरी हमारा जो लास्ट जो हमारा मेन टूल है उसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, आरबीआई ने सारी कोशिश कर ली लेकिन तब भी लोगों से पैसा वापस नहीं ले पा रही है, तो आरबीआई एक नई स्कीम लेकर आती है। आरबीआई कहती है देखो यार, लोगों के पास बहुत पैसा है और वो इधर उधर फालतू की जगह खर्च कर रहे हैं, एक साथ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी के रेट महंगे हो जा रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं तो गोल्ड के रेट महंगे हो जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोगों से बोलते हैं कि आप गोल्ड और प्रॉपर्टी मत खरीदो, आप हमें पैसा दे दो 100 रुपए, मतलब 100 रुपए तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप हमें 100 रुपए दे दो, हम आपको लौटा के 105 रुपए दे देंगे। इससे क्या होगा, जो जो लोग हैं उनको 5 रुपए का रिटर्न भी मिल जाएगा और जो एक्स्ट्रा पैसा लोगों के पास है वो भी आरबीआई अपने पास कर लेगी। तो आरबीआई क्या करती है, जैसे बैंक है, आप इसको आरबीआई मानिए, बैंक क्या बोलेगी कि सर आप हमें पैसा दे दो, मतलब नॉर्मल पीपल से क्या बोलेगी, आप हमें पैसा दे दो, आप हमको पैसा दे दो और हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम आपको लिख के दे रहे हैं वाली बात, कि जब लगभग 90 दिन बाद या 180 डेज बाद या 270 डेज बाद, कितने भी दिन बाद जब आप हमारे पास लौट कर आओगे, सिक्योरिटी लेकर आओगे हमारे पास, जैसे अभी तो मैंने क्या करा, मैंने अभी 100 रुपए ले लिया, ठीक, 100 रुपए ले लिया और इन्हें सिक्योरिटी दे दी, पर्ची दे दी। अब मैं 90 दिन, 80 दिन, 270 दिन बाद फिर बैंक के पास गया, तो बैंक बोलेगा अच्छा अच्छा आपने हमें 100 रुपए दिए थे, लीजिए सर 105 रुपए आपके वापस लाइए, पर्ची दे दीजिए, पर्ची वापस। तो बैंक क्यों करती है काम, जब आरबीआई को रियलाइज होता है कि लोगों के पास एक्सेसिव मनी आ गया है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया है, तो उनसे पैसा लेके उनको सिक्योरिटी दे देती है, और जब लगता है कि अब लोगों के पास पैसा कम हो गया है तो वापस से उनको पैसा देके उनसे पर्ची या फिर सिक्योरिटी वापस ले लेती है। समझ में आया, समझ में आया। तो जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि महंगाई ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, वो लोगों से पैसा ले लेगी, ऐसे करके ले लिया, और जब लगेगा कि लोगों को पैसे की जरूरत है, लोगों के पास पैसा कम है, तो उनको पैसा वापस दे देगा बैंक और उनसे सिक्योरिटी ले लेगा। आई होप इट इज क्लियर, द डायग्राम इज क्लियर, द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। ठीक, ये हमारा लास्ट पॉइंट था, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव टूल्स वो टूल्स होते हैं बेटा जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम इनको क्वांटिटेटिव बोल रहे हैं। इनके अलावा और भी टूल्स होते हैं क्वालिटेटिव, कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं घटाऊंगा, कुछ सीआरआर एसएलआर कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं क्या करूंगा, मैं समझा दूंगा। मोरल सुएशन का मतलब होता है समझा देना, कि चलो भाई आप ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, जरा ध्यान से खर्च करो, आरबीआई के गवर्नर आएंगे स्पीच देके चले जाएंगे कि भाई ध्यान से खर्च करो। या फिर क्रेडिट रेशनिंग, कि मैं यार कोटा लगा दूंगा, इससे ज्यादा तो लोन आप नहीं दे सकते, सर्टेन कोटा है, इससे लोन आप दे नहीं सकते। या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट एक चीज होती है। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है कि मैं पेनल्टी लगा दूं, अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट बताता हूँ क्या होती है, एक मार्जिन बना दूं कि आप इस मार्जिन, एटलीस्ट अगर आपको इतना लोन देना है तो इतना मार्जिन तो आपको अलग रखना पड़ेगा। ठीक, ये सारे क्वालिटेटिव टूल होते हैं जिनको मेजर नहीं करा जा सकता। तो क्वेश्चन अगर आएगा ना तो ऐसे आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल। तो ऑप्शन दिया होगा, ए सीआरआर, बी रेपो रेट, सी रिवर्स रेपो रेट, और डी में इनमें से कोई एक चीज लिखी हुई होगी, और पूछा होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल, तो इस पर टिक कर देंगे, दिस इज द क्वालिटेटिव टूल। या फिर हो सकता है पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल,
और ऑप्शन ए में दिया हो ये, ऑप्शन बी में दिया हो ये, ऑप्शन सी में दिया हो ये, और इसको हटा दो, ऑप्शन डी में दिया हो CRR, और पूछ ले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक, चलिए सर हम बिल्कुल फाइनल पे पहुंच रहे हैं अपना। एक आखिरी चीज हमको समझनी है, कॉन्ट्रैक्शनरी। अब देखो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना, और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फैल जाना। तो जब भी हमारा आरबीआई मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कम करता है मनी सप्लाई को, क्यों मनी सप्लाई कम करी जाती है, हमें पता है क्यों कम करी जाती है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए कम करी जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आता है तो ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा महंगाई आती है। तो जब भी मनी सप्लाई कम करी जाती है इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और जब भी मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है, एक्सपैंड करी जाती है, इसको बोला जाता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप लोग मुझे बताइए, मेरे साथ साथ चलते रहिए आप, कि अगर मैं रेपो रेट बढ़ाऊंगा, अगर मैं रेपो रेट बढ़ाऊंगा तो क्या वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी या फिर एक्सपेंशनरी होगी। रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, रेपो रेट मैंने बढ़ा दिया, आगे इंटरेस्ट, जो लोन पे इंटरेस्ट दे रहा हूं वो भी बढ़ जाएगा, जब वो बढ़ जाएगा तो लोन लोग कम लेंगे, क्योंकि महंगा लोन कोई क्यों ही लेगा, लोन जब कम लेंगे तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होने का क्या मतलब, कॉन्ट्रैक्शनरी। अब इसका मैं अपोजिट कर देता हूँ, रेपो रेट में घटा देता हूँ, जब मैं रेपो रेट घटा दूंगा तो इंटरेस्ट भी घट जाएगा, लोन्स, जो लोग लोन ले रहे हैं वो लोन्स बढ़ जाएंगे, लोन बढ़ने का मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ने का मैंने आपको क्या मतलब बताया, एक्सपेंशनरी। तो आपसे ये भी सवाल आ सकता है सर, कई बार पूछ सकता है कि एक बात बताइए, अगर CRR बढ़ रहा है तो कौन सी पॉलिसी है। अब ध्यान रखना, CRR बढ़ रहा है तो ये वाली होगी, CRR घट रहा है तो एक्सपेंशनरी होगी, SLR बढ़ रहा है तो ये वाली होगी, ये वाली माने कॉन्ट्रैक्शनरी, और SLR मैं घटा रहा हूं अगर तो एक्सपेंशनरी होगी, और इससे कॉन्ट्रैक्शनरी होगी। इज इट क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अब एक और MCQ जो कई बार MCQ पूछा गया है और पूछा जाता है, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसके मेंबर कौन कौन लोग होते हैं, राइट, कौन कौन मेंबर होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। जस्ट अ सेकेंड, देखो ये नहीं पूछेगा किस एक्ट से बनी थी, ये नहीं पूछेगा, बहुत कम पूछता है, ठीक है। 6 मेंबर होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 आरबीआई के लोग होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग होते हैं, टोटल 6 पीपल होते हैं इसमें, ठीक। और आरबीआई का गवर्नर भी इसमें होता है, 6 लोग हो गए, 3 लोग आरबीआई की तरफ से, 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है, का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, कास्टिंग वोट मतलब गवर्नर जब ही वोट देता है जब टाई हो जाता है, उसके बिना गवर्नमेंट, ये भी पूछेगा नहीं, ठीक है। चाहो तो उसको इग्नोर करो, कंफ्यूज और हो गए, इसको इग्नोर कर दो, नहीं पूछेगा, ठीक। बाई मंथली मिलते हैं। टारगेट, क्या टारगेट रख रखा है इन्होंने, इन्फ्लेशन जो है हमारा वो 4 ± 2% रहना चाहिए, मतलब 2% से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ये इन्होंने टारगेट बना रखा है। चेयरपर्सन कौन होता है इसका, आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी चेयरपर्सन होता है। ये आपसे एमसीक्यू डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो अब हमारा ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड कि सर मुझे ये वाली चीज समझ में नहीं आई, वो वाली चीज समझ में नहीं आई, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। हम एक और बेटर एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेकर आएंगे अगर आपको फर्दर डाउट रहता है। बट अगर आप कोशिश करिएगा, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करिएगा, आपको 100% वो चीज समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। आप फॉलो कर सकते हैं हमारा चैनल ZA अकेडमी का, हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करिए जिसपे और भी ऐसी फ्री कंटेंट अवेलेबल है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट अवेलेबल है। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी, और आपको सारे हमारे ईमेल एड्रेस और हमारा एड्रेस, जो हमारा एड्रेस है सेंटर का, ऑफलाइन सेंटर का, वो भी आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।